हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQ-IAS हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। ये बात तो हम सभी को पता है कि पृथ्वी को समझना जितना आसान हम समझते हैं उतना आसान है नहीं। अर्थात यदि हम पृथ्वी के प्रारंभिक अवस्था में जाते हैं तो वर्तमान में मौजूद जो 7 महाद्वीप और 5 महासागर हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या ये इसी अवस्था के रूप में विद्यमान थे? अर्थात ये वो 7 महाद्वीप हैं जो कि हमको दिखाई देते हैं। इनमें सबसे पहले उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया जाता है। और साथ ही यदि आप देखेंगे तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, फिर आता है इंडियन ओशन अर्थात हिंद महासागर, और फिर दक्षिणी सागर, और इसके बाद आर्कटिक महासागर आपको दिखाई देता है। ये सभी महासागर पृथ्वी के प्रारंभ से ऐसे नहीं थे और ना ही महाद्वीप थे। तो फिर ये बने कैसे? याद रखें, इसके लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि आपके जियोमॉर्फोलॉजी का सबसे आवश्यक सिद्धांत माना जाता है। ये एक अध्याय है पूरा का पूरा। इसको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, शॉर्ट में कहा जाता है CDT, या फिर हिंदी में बात करें तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। अब ये है क्या और इससे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? याद रखें कि ये पूरा जो टॉपिक है आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के साथ साथ मेंस एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसीलिए मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आपने ये सिद्धांत पहले पढ़ रखा है तो भी, और यदि नहीं पढ़ा है तो आवश्यक रूप से आपको ये वीडियो देखना ही है, परंतु यदि पढ़ रखा है तो भी 2x स्पीड में कर आप इसको देखें अवश्य। कारण यह है कि इसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा डेटा अवश्य देखने के लिए मिलेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। यहां पर हम ज्योग्राफी पर भी रहेंगे और थोड़ा बहुत एनवायरमेंट का टच भी यहां पर मैं बताऊंगा। जो मेरे नोट्स रहेंगे ये मेनली ज्योग्राफी के रहेंगे, यानी कि ये पूरी PDF यदि आपको डाउनलोड करनी हो तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल अभिषेक कुमार ज्योग्राफी पर जाकर या तो आप लिखें अभिषेक कुमार ज्योग्राफी, और नहीं तो ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार, दोनों में से कुछ भी आप लिखेंगे तो वहां पर मेरा टेलीग्राम हैंडल आपको शो हो जाएगा। आप यहां से ये पूरी PDF डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अध्याय। देखिएगा भाई, यदि आप महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप कि ज्योग्राफी में आपको कई ब्रांचेस देखने के लिए मिलती हैं। अब चाहे ये एस्ट्रोनॉमी हो, यानी कि एक होता है ब्रह्मांड का भूगोल, जिसमें आप पढ़ते हैं कि भाई ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, आकाश गंगाएं कैसे बनी, तमाम प्रकार के ग्रह, नक्षत्र, तारे, उल्का पिंडों का निर्माण कैसे हुआ। आफ्टर दैट आप पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में कि भाई हमारी पृथ्वी कैसी है, यानी कि सबसे पहले आपने बड़ी चीज का अध्ययन किया। आफ्टर दैट अब आप पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं। इसी में आप विभिन्न प्रकार से भूकंप, सुनामी, आंतरिक संरचना पृथ्वी कैसी है, इन सभी के बारे में जानते हैं। हमारी पृथ्वी पर जो पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें आपको दिखाई दे रही हैं उनके बारे में जानते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी को जब आप पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो जियोमॉर्फोलॉजी की स्टार्टिंग होती है महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से, यानी कि CDT कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से। इसके बाद जो सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसको कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या फिर प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। ये दोनों ही वीडियो मैं कराऊंगा। यदि आपको लगता है कि ऐसा कोई वीडियो जो कि आपके लिए आवश्यक हो सकता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह हुआ कि भाई जब आप इस महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को देखते हैं तो असल में ये भू आकृति का बेहद ही, भू आकृति विज्ञान का बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है। और भू आकृति विज्ञान का अध्ययन करने वाले जो साइंटिस्ट रहते हैं इनको नाम दिया जाता है भू आकृतिवेत्ता, यानी कि जियोमॉर्फोलॉजिस्ट। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन एक जियोमॉर्फोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाना चाहिए। बट क्या ऐसा हुआ है? आंसर इज नो। यहां पर जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि असल में इसके प्रतिपादन करता कोई जियोमॉर्फोलॉजिस्ट नहीं अपितु एक जलवायु शास्त्री थे, और ये थे एक जर्मन जलवायु शास्त्री, अर्थात ये जर्मनी से संबंधित थे। इनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। और यहां जानने वाली बात यह रह जाती है कि किस प्रकार से एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट या फिर एक जलवायु शास्त्री जिनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर, ये जियोमॉर्फोलॉजी के एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन करता है जो हमें यह बताते हैं या फिर यह बताता है यह सिद्धांत कि भाई पृथ्वी पर मौजूद इन 7 महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ है। जरा सोचें, क्या अल्फ्रेड वेगनर एक अच्छे जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे? और यदि नहीं थे तो इन्होंने क्लाइमेटोलॉजिस्ट होते हुए अर्थात जलवायु शास्त्री होते हुए भू आकृति वेत्ता का कार्य कैसे कर लिया? असल में मैं आपको बताऊं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि अल्फ्रेड वेगनर सर ऐसे किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करना चाहते थे। वे अपना कार्य कर रहे थे, परंतु जब आप अध्ययन की एक सीमा को पार कर लेते हैं तो आपको अदर नॉलेज भी अपने आप स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं।
ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि असल में जो अल्फ्रेड वेगनर थे ये विश्व में पाई जाने वाली अलग अलग प्रकार की जलवायु और अलग अलग प्रकार के जलवायुवीय क्षेत्रों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। और इस अध्ययन में उन्होंने पाया कि ये पूरा का पूरा विश्व, जिसको हम माया बोलते हैं, यह असल में असंबद्धताओं से भरा पड़ा है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है ये वास्तविकता में असंबद्धता पर आधारित है। अब सबसे पहले तो ये असंबद्धताएं होती क्या है? इनको इंग्लिश में कहा जाता है डिसकंटिन्यूटी। क्या होती है भाई डिसकंटिन्यूटी? डिसकंटिन्यूटी का अर्थ ये होता है, आप सामान्य सी भाषा में ऐसा समझ लें कि जिस चीज को जिस स्थान पर होना चाहिए उस स्थान पर तो वो मिले, साथ ही साथ किसी अन्य स्थान पर भी यदि वो मिल रही है तो इसको असंबद्धता नाम दिया जाएगा। एक उदाहरणार्थ मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इस क्लासरूम में यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो बट ऑब्वियस सी बात है कि भाई मेरे सामने कैमरा है, ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है इस लेक्चर को और फिर ये यूट्यूब पर अपलोड होगा और आप इसको देखेंगे। अब यदि मान लीजिए ये जो कैमरा है मैं बाजू वाले स्टूडियो में ले जाकर रख देता हूं और यहां पर मैं चिल्ला चिल्लाकर पढ़ाना चालू करता हूं और फिर मैं बोलता हूं इस वीडियो को अपलोड कर दिया जाए, आप बोलेंगे सर ये क्या पागलों वाली हरकत है। असल में हुआ क्या? असल में हुआ ये कि भाई साहब ये जो कैमरा था इसकी जो आवश्यकता थी ये मेरे सामने थी ताकि ये मुझे रिकॉर्ड कर पाए। ठीक है, यदि मान लीजिए ये कैमरा कहीं और रखा है और मैं यहां पर चिल्ला रहा हूं तो ये किसी भी प्रकार की सेंस की बात नहीं है, सेंसलेस बात है ये। कारण क्या है? कैमरे की आवश्यकता सामने थी। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए चश्मा है और चश्मा मैं ऊपर लगाता हूं और फिर मैं यहां पर पढ़ाना चालू करता हूं तो आप बोलेंगे कि सर यदि आपको कम दिखाई देता है तो चश्मा आंखों पर लगाइए ना, आप सर पर क्यों लगाए हुए हैं? ठीक है, इसका मतलब है कि चश्मा लगाने का उद्देश्य कुछ और ही है। यानी कि जिस चीज को जहां पर होना चाहिए वहां पर वो नहीं मिल रही है, कहीं और मिल रही है, ये एक प्रकार की असंबद्धता है। ठीक है, एक प्रकार की डिसकंटिन्यूटी है। मैं अपने पांव को उखाड़ कर यदि कंधे पर लगा लेता हूं तो मेरे जो लेग्स हैं, जो मेरे पैर हैं, उनका असल में कार्य कहां पर है? नीचे। परंतु यदि मैं इसको कंधे पर लगाता हूं तो ये एक प्रकार की असंबद्धता है जिसको आप सामान्यतः शारीरिक संरचना में बोलते हैं विकलांगता। तो भू आकृति विज्ञान में इसको आप असंबद्धता नाम दे सकते हैं। अब यदि नहीं समझ में आया है तो आप बस देखते जाएं, आपको असंबद्धताएं और भी अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। इन असंबद्धताओं को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, एक है भारत के परिप्रेक्ष्य में और एक है विश्व के परिप्रेक्ष्य में। उससे पहले मैं आपको आगाह कर दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जितने भी प्रकार की मैं असंबद्धताएं बता रहा हूं अल्फ्रेड वेगनर ने केवल और केवल इतने ही प्रकार की असंबद्धताएं दी थी। जब आप इस सिद्धांत के प्रतिपादन के ईयर में जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि भाई बुकिश लैंग्वेज में 1912 से लेकर 1925 तक का ये समय माना जाता है जब इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो क्या, जब से इन्होंने प्रतिपादन करना चालू किया और जब तक ये पास नहीं हो गया, जब तक के ईयर को आप इसमें शामिल कर रहे हैं, असल में नहीं भाई। जब भी आप किसी ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं तो आपको अथॉरिटी से उसको पास आउट कराना पड़ता है कि हाँ ये मैंने सिद्धांत दिया है। क्योंकि कल को मैं भी कोई सिद्धांत दे सकता हूं तो क्या महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत फेल हो जाएगा? नहीं। असल में होता यह है कि भाई मैंने सिद्धांत दिया, इसके क्या तर्क हैं, इसके क्या वितर्क हैं, ये मुझे अथॉरिटी के सामने रखने होते हैं। वो अथॉरिटी जो कि इन तमाम चीजों के बारे में पहले से अध्ययन करती है ना, वो आपके सिद्धांत को पढ़ेगी और उसमें आपने क्या क्या बताया है, कौन कौन से तर्क वितर्क दिए हैं, उनका अध्ययन करेगी। ये किस हद तक सही है। यदि उसमें किसी प्रकार की कोई शंका उत्पन्न होती है तो वो आपसे उसके बारे में डिस्कस करेगी कि भाई साहब ऐसा ऐसा कैसे हुआ। फिर आप उसके बारे में बताएंगे कि हाँ आपने ये मुझे एक प्रकार से हिंट दिया है कि भाई एक प्रकार से चैलेंज दे दिया है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो आप उसका आंसर खोजें। तो ऐसे कई चरण होते हैं। यह सिद्धांत 1912-13 में दे दिया गया था, परंतु इसमें इतनी खामियां निकाली गई कि इसको पास होते होते 1924 तक का समय लग गया। इसीलिए आपको 1912 से लेकर 1924 तक का समय मिलता है। अब कई लोग ये कहते हैं कि भाई उस समय ब्रिटिशर्स का उपनिवेशवाद था पूरे वर्ल्ड में, इसलिए ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि हमारे होते हुए कोई जर्मन व्यक्ति ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन कर दे, वो उस फील्ड का नहीं है, क्लाइमेटोलॉजिस्ट है और जियोमॉर्फोलॉजी के सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहा है भाई। तो ऐसा आरोप लगाया जाता है ब्रिटिशर्स के ऊपर कि उन्होंने इसमें इतनी विसंगतियां निकाली। परंतु आश्चर्य की बात यह कि जलवायु शास्त्री होते हुए भी उन्होंने इन सभी का आंसर दिया। अब असल में ये असंबद्धताएं क्या है, इनके बारे में जानना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले इनको मैं लिखूंगा भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो एक आएगी हमारी इंडिया के कंटेक्स्ट में भारत, और एक मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा विश्व के परिप्रेक्ष्य में, अर्थात वैश्विक स्तर पर आपको कौन कौन सी असंबद्धताएं दिखाई देती हैं जो कि अल्फ्रेड वेगनर द्वारा हमें बताई गई हैं। सबसे पहले यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आता है
लायन अर्थात जिसको आप नाम देते हैं शेर का, यह पहली असंबद्धता है। अब शेर किस प्रकार से असंबद्धता है जरा ध्यान से समझते जाइए। देखिए, जब आप एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि पूरे विश्व में दो प्रकार के शेर पाए जाते हैं, एक है एशियाटिक लायन और एक आता है अफ्रीकन लायन। यदि मान लीजिए अफ्रीकन लायन की बात करें तो इसका जो प्राकृतिक आवास है यह है सवाना, घास के मैदान। और यदि एशियाटिक लायन की हम बात करते हैं तो इनका प्राकृतिक आवास मिलता है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान वाला एरिया। दैट इज, यहां पर मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि यदि हम शेरों के प्राकृतिक आवास की बात करते हैं तो पूरे विश्व में आपको ये दो स्थानों पर मौजूद दिखाई देगा। एक है हमारा सवाना घास का मैदान और इसी सवाना घास के मैदान से मिलता जुलता घास का मैदान जिसको हम गिरवन राष्ट्रीय उद्यान वाला एरिया बोलते हैं, और यहां पर पाए जाते हैं बन्नी ग्रासलैंड एरिया। यह भी मैं आपको बताऊंगा, ये गिरवन राष्ट्रीय उद्यान वाले एरिया में। और यदि विश्व मैप के अनुसार हम बातचीत करें तो ये दोनों ही एरिया बहुत नजदीक नहीं है, ये दोनों ही एरिया बहुत ही ज्यादा दूर दूर है, सैकड़ों इवन हजारों किलोमीटर की दूरी पर ये मौजूद दिखाई देते हैं। जरा देखें कि ये है यदि हमारा वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप में यदि हम देखें तो यहां पर आता है सवाना घास का मैदान वाला एरिया जो कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, फॉरेस्ट फायर आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेगा। और ये वाला जो रीजन आता है इसको कहा जाता है गिरवन राष्ट्रीय और गिर राष्ट्रीय उद्यान वाला एरिया। भाई पूरे वर्ल्ड में केवल और केवल ये दो स्थानों पर दिखाई दे रहे हैं, तो इसके अलावा और कहीं पर दिखाई नहीं देते क्या? आंसर है नहीं। मैंने यहां पर बोला कि प्राकृतिक तौर पर आपको कहां पर दिखाई दे रहे हैं, मैंने ये नहीं बोला कि कहां, केवल और केवल दिखाई कहां पर दे रहे हैं, कहां पर पाए जा रहे हैं। क्योंकि आज यदि आप इन शेरों को देखोगे तो ये पूरे वर्ल्ड में आपको विस्तृत दिखाई देते हैं, परंतु पूरे वर्ल्ड में इनका प्राकृतिक आवास नहीं है। इस बात की जानकारी हमें कैसे मिलती है? इस बात की जानकारी मिलती है हमें यूरोपियंस की बुक से। और यूरोपियंस की बुक से क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यूरोपियंस ने एक समय पर पूरे के पूरे विश्व पर, पूरे के पूरे वर्ल्ड पर राज किया, और जिस भी स्थान पर ये जाते थे वहां पर ये अपनी जीवनी लिखते थे, अपने बारे में लिखते थे कि भाई हमारी यात्रा यहाँ के बारे में कैसी रही। इंडिया आए तो इंडिया के बारे में, अफ्रीका गए तो अफ्रीका के बारे में, अलग अलग नेशन में गए तो अलग अलग नेशन के बारे में ये लिखते थे कि जब हम यहाँ पर आए तो हमारा क्या अनुभव रहा, यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने क्या नई चीजें देखी। इसी प्रकार से यूरोपियंस की बुक में यह वर्णित है कि भाई जब हम अफ्रीका के देशों में गए तो वहां पर हमें एक ऐसा जीव देखने के लिए मिला जो कि पूरे वर्ल्ड में और कहीं पर भी हमको नहीं मिलता था। हमने इस जीव को उठाया और फिर अलग अलग एरिया में विश्व के स्थानांतरित किया। क्यों? क्योंकि शेर जब आज का इतना बड़ा है तो उस समय कितना बड़ा रहा होगा, विशालकाय रहा होगा। भाई अपना औपनिवेशवाद जमाने के लिए जो यूरोपियंस थे, इन्होंने अलग अलग स्थानों पर इसको स्मगलिंग के थ्रू ले जाया गया, स्मगलिंग के थ्रू ये ले गए, और इसीलिए आज पूरे वर्ल्ड में आपको ये शेर दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि शेरों का प्राकृतिक आवास पूरे वर्ल्ड में मौजूद है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भाई शेरों का प्राकृतिक आवास सवाना घास के मैदान में है, और इसके अलावा कहीं पर मिलते हैं तो गिरवन राष्ट्रीय उद्यान वाले एरिया में। गिर राष्ट्रीय उद्यान और गिरवन राष्ट्रीय उद्यान जब आप गुजरात का मैप देखेंगे तो आसपास नजर आते हैं, दोनों ही स्थानों पर आपको ये शेर प्रेजेंट दिखाई देते हैं, उतना ज्यादा अंतर नहीं है। आप जरा समझें कि भाई ऐसा जब हुआ तो यूरोपियंस ने अपनी बुक में यह बिल्कुल भी वर्णित नहीं किया था कि जब हम भारत में गए तो भारत में यह शेर पहले से मौजूद था। असल में याद रखें कि भारत में एक स्तंभ है जिनको हम अशोक के स्तंभों के नाम से जानते हैं, और यदि बात की जाए अशोक स्तंभों की तो अशोक स्तंभों का निर्माण बीसी में किया गया था, अर्थात ईसा पूर्व में। और हमारे यहां अंग्रेजों का आगमन, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है, ये लगभग 1602 ईस्वी के आसपास हुई थी। यानी कि अंग्रेजों के आगमन से लगभग 1800, 1850, 1900 वर्ष पहले हमने अशोक के स्तंभों का निर्माण कर लिया था, अशोक के द्वारा किया गया था ये। और इन अशोक के स्तंभों में 4 शेरों की कलाकृतियां थीं जो कि अलग अलग दिशाओं में मुख कर कर खड़े हुए हैं। अब आप बताइए, क्या अशोक अफ्रीका जाएंगे इन शेरों को देखने के लिए? आंसर है नहीं। असल में क्या इनको कोई स्वप्न आएगा जिसमें ये सोचेंगे या फिर ये इनको आभास होगा कि भाई वर्ल्ड में ऐसा कोई विशालकाय प्राणी विद्यमान है? आंसर है नहीं। असल में इन्होंने शेरों को देखा होगा और यह भी देखा होगा कि भाई ये सबसे शक्तिशाली और सबसे विशालकाय जीव है। और साथ ही साथ अब एनवायरमेंट में भी इसका महत्व होता है, परंतु हम यहीं पर रहते हैं, तो ये सब देखकर उन्होंने अपने स्तंभों में इस शेर की कलाकृति को अपनाया होगा, जो कि आप आईपीएस बनने के बाद अपने शीश पर यानी कि अपनी कैप पर लगाएंगे। उन्हीं अशोक के स्तंभों की हम बात कर रहे हैं।
इज दैट क्लियर? तो यहां पर जब उन्होंने ये सब देखा और उन्होंने इन कलाकृति को अपने स्तंभों में उकेरा, इसका मतलब यह है कि भाई हमारे यहां शेर पहले से ही विद्यमान थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शेर केवल और केवल आपको सवाना घास के मैदान में दिखाई देते हैं। यानी कि सवाना घास के मैदान के बारे में जानकारी हमको मिलती है यूरोपियंस की बुक से, और इनके बारे में अर्थात भारत में मौजूद थे इसके बारे में जानकारी मिलती है अशोक के स्तंभों से। अब मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि भाई असल में शेर को क्या पसंद आया होगा ऐसा जो ये सवाना घास का मैदान छोड़कर आया हमारे यहां और बसा भी तो गिरवन राष्ट्रीय उद्यान वाले एरिया में। इसने पूरा पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका पार किया, लाल सागर फारस की खाड़ी पार की, अरब का प्रायद्वीप पार किया और साथ में ये पूरा पार करते हुए ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को छोड़कर ये आकर बसा यहां। अब आप जरा बताइए, कॉमन सेंस लगाना अपना, क्या ये शेर किसी भी कंडीशन में तैर कर आ सकता है? क्या ये शेर उड़कर आ सकता है? आंसर है नहीं। तो आया कैसे होगा? क्या ये चलकर आ सकता है, ट्रेवल कर सकता है? भाई बीच में कहीं रुक जाता? आंसर है नहीं। असल में ये तैरकर नहीं आ सकता, ये उड़कर नहीं आ सकता और ये चलकर भी नहीं आएगा इतनी दूर। मतलब कि जब शेर नहीं आया इसका मतलब है कि भारत गया शेर को लेने। अब गया कि भारत आया यूरेशियन प्लेट के पास, इस बारे में जानकारी लेना है। यानी कि भाई शेरों का प्राकृतिक आवास विश्व में केवल और केवल 2 स्थानों पर होना, यह एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाता है कि हाउ दैट पॉसिबल, ये कैसे संभव है कि भाई विश्व में केवल और केवल 2 ही स्थानों पर मिले, वो भी भारत और सवाना घास के मैदान जो कि इतनी ज्यादा दूर दूर है। इसीलिए अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा इसको पहली असंबद्धता के तौर पर वर्णित किया गया। दूसरी असंबद्धता यहां पर निकल के आती है थार मरुस्थल के संदर्भ में। अब ये थार मरुस्थल की क्या कहानी है भाई, देखिएगा भाई, राजस्थान के बारे में आपने सभी ने सुना होगा। पुष्कर आप यदि कभी घूमने गए होंगे, अजमेर से लगभग थोड़ी सी दूर है पुष्कर, वहां पर आपको दिखाई देता है मरुस्थलीय भूमि, और जिसको हम नाम से जानते हैं थार डेजर्ट या फिर थार मरुस्थल के। अब जब आप इस थार डेजर्ट को देखते हैं तो असल में याद रखें कि हमको कब से पता है कि यहां पर आपको मरुस्थलीय क्षेत्र विद्यमान दिखेगा। तो ये लगभग 5000 वर्षों का ज्ञात इतिहास हमें बताता है कि यहां पर मरुस्थलीय भूमि का विस्तार है। कैसे ज्ञात 5000 वर्षों का इतिहास भाई? आप ऐसा मान लें कि हड़प्पा सभ्यता का आगमन हमारे यहां कब हुआ। हम जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं कि लगभग 2500 ईसा पूर्व, है ना, ऑफेंस मत होना, मैं लगभग ले रहा हूं यहां पर। और वर्तमान में यदि इन प्रेजेंट टाइम की हम बात करें तो अभी चल रहा है वर्ष कितना, 2025। इन दोनों को भी यदि शामिल कर लिया जाए तो लगभग 4500 वर्ष का इतिहास निकल के आता है। आप हड़प्पा सभ्यता का मैप देखेंगे तो उस मैप में, उस मानचित्र में आपको समझ में आएगा कि हड़प्पा वासियों ने कभी भी अपना अधिवास थार डेजर्ट के आसपास वाले एरिया में नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में किसी प्रकार से जीविकोपार्जन के लिए उपयुक्त गतिविधियां या संसाधन विद्यमान नहीं होते हैं। इसीलिए हड़प्पा वासियों ने थार डेजर्ट के आसपास उतने नगरों का विस्तार नहीं किया जितने अदर एरिया में आपको दिखाई देते हैं। और इसीलिए हमको इसके आधार पर, यानी कि इसको मैं 5000 वर्ष मान सकता हूं, इसके आधार पर हमको यह जानकारी मिलती है कि लगभग 5000 वर्षों से राजस्थान के एरिया में आपको थार डेजर्ट यानी कि थार मरुस्थल का विद्यमान देखने के विस्तार देखने के लिए मिलेगा। अब इस बात से क्या जानकारी मिलती है? आप ही बताइए कि जब हमको 5000 वर्षों से पता है कि यहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार है, तो यहां पर क्या किसी प्रकार से समुद्री जीवों के जीवाश्म मिल सकते हैं? आंसर है कि सर नहीं। ये कैसी बात कर रहे हैं? यदि मान लीजिए मरुस्थलीय भूमि है तो यहां पर समुद्री जीवों के जीवाश्म कैसे मिलेंगे? ये आपके मन में जब आ रहा है तो आप बताइए ऐसा हुआ है कि भाई इस थार के मरुस्थल में आपको दिखाई देते हैं समुद्री जीवों के जीवाश्म, और ऐसे वैसे समुद्री जीवों के जीवाश्म नहीं। आप याद रखें कि विशालकाय समुद्री जीवों के जीवाश्म, जिसको नाम दिया जाता है लॉबस्टर का। लॉबस्टर एक जीवाश्म था, है ना, लॉबस्टर एक जीव था जिसके जीवाश्म आपको इस थार मरुस्थल से प्राप्त हुए। अब ये जीवाश्म कैसे प्राप्त होते हैं उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, परंतु आप याद रखें कि ये जो लॉबस्टर था ये इतना विशालकाय जीव था कि आज वर्तमान में यदि हम देखें तो पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा जो मैमल है ना, सबसे बड़ा जो स्तनधारी जीव है जिसको ब्लू व्हेल का नाम दिया जाता है, ये ब्लू व्हेल भी यदि पृथ्वी का एक राउंड लगाने पर आएगी तो इसको बहुत ज्यादा समय लगेगा। परंतु ये लॉबस्टर इतना विशालकाय और इतना ज्यादा फुर्तीला था कि लगभग ऐसा अनुमान है कि 1 घंटे 2 घंटे में पूरी पृथ्वी का एक राउंड लगा सकता था। मतलब कि ये कितना विशालकाय रहा होगा और कितना ये फुर्तीला रहा होगा। इस बात से भी आप अंदाजा लगाइए कि असल में आप पाएंगे कि राजस्थान में एक ग्राम था। ये पूरा ग्राम
इसकी बैकबोन पर अर्थात रीढ़ की हड्डी पर बसा हुआ था। ये कितना विशालकाय जीव रहा होगा, इस बात का अंदाजा लगाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ये कैसे संभव है कि एक पूरा पूरा ग्राम इसकी बैकबोन पर बसे रहे। ठीक है, अब आप जरा अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ग्राम मतलब कि जिसकी आबादी 1000-2000 के आसपास तो होगी ही, 1000 तो फिर भी मान सकते हैं, और ये इसकी बैकबोन पर बसा था। इसके बारे में स्टडीज आप पाएंगे कि गूगल में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इन स्टडीज को भी देख सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आप जरा एक और बात पर यहां पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि इसी प्रकार से जब आप भारत के बारे में अध्ययन करते हैं तो कुछ और असमर्थताएं आपको दिखाई देती हैं। जैसे कि यदि हम भारत के ही परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो हिमालय, जो कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है, और यदि हिमालय पर पाई जाने वाली चट्टानों के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो ये चट्टानें वास्तविकता में ऐसी चट्टानें होनी चाहिए थी जो कि आपको बहुत अधिक ऊंचाई पर दिखाई देती हैं, परंतु हिमालय पर पाई जाने वाली चट्टानों का अध्ययन करने पर हमको ये ज्ञात होता है कि ये कोई ऐसी वैसी चट्टानें नहीं है जो कि बहुत ज्यादा ऊंचाई पर पाई जाती है। कारण क्या है भाई? आप जानते हैं कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में जब आप नीचे से ऊपर की ओर गमन करते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, तो तापमान घटता है। किसके कारण? पार्थिव विकिरण के कारण। और जब पार्थिव विकिरण के कारण तापमान घटेगा तो भाई यही कारण है कि ऊपर जाने पर तापमान घटा, तापमान घटने पर दाब में परिवर्तन आया, दाब में परिवर्तन के कारण फिर अदर प्रकार की एक्टिविटीज आपको देखने के लिए मिली, यानी कि जो चट्टान होगी उस चट्टान में भी परिवर्तन आएंगे। अब हिमालय की याद रखिएगा एवरेज हाइट कितनी है? औसत ऊंचाई आपको देखने के लिए मिलेगी 6000 मीटर। ये इतनी है कि इसके आसपास भी नहीं भटक पाती हैं विश्व की यानी कि टॉप 10 हाईएस्ट पीक की यदि हम बात करें, ये तो एवरेज हाइट है। यदि टॉप 10 हाईएस्ट पीक की बात करें, सर्वोच्च चोटियों की हम बात करते हैं, तो ये पूरी हिमालय पर स्थित है, और हिमालय के आसपास भी एंडीज, रॉकीज की पर्वत श्रेणियां नहीं आती, और इसकी एवरेज हाइट जितनी है उतनी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, एंडीज, यूराल, रॉकीज है ना, ड्रैकेंसबर्ग, एटलस, कॉकेशस, एल्प्स, आल्प्स, इनकी हाईएस्ट पीक की हाइट भी नहीं है आसपास। ठीक है, हाँ कुछ की है, परंतु मोर लेस 95% की हाईएस्ट पीक की हाइट नहीं है 6000 मीटर, जिसकी इतनी एवरेज हाइट है। बताइए इतनी ऊंचाई पर किस प्रकार की चट्टानें मिलनी चाहिए? तो मैं आपको बता देता हूं कि इतनी ऊंचाई पर आपको वो चट्टानें मिलनी चाहिए जिनकी टेंडेंसी होती है कि ये कम ताप और कम दाब में रह सकती हैं। यानी कि कुल मिलाकर यदि हम बात करें, यहां पर आपको दिखाई देनी चाहिए रूपांतरित चट्टानें। परंतु जब अध्ययन किया गया तो अध्ययन में समझ में आया कि यहां पाई जाने वाली चट्टानें रूपांतरित नहीं है, अपितु यहां पर पाई जाने वाली चट्टानें पातालीय चट्टानें हैं, अर्थात ऐसी चट्टानें जो कि पृथ्वी के गर्भ में बहुत ही ज्यादा गहराई पर आपको देखने के लिए मिलती हैं। दैट इज कॉल्ड पातालीय चट्टान आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी। अब एक समस्या ये हो गई कि भाई इतनी ऊंचाई पर पातालीय चट्टानें, यानी कि वे चट्टानें जो कि पृथ्वी के इन डेप्थ पार्ट में लगभग 4000, 5000, 6000, 7000 मीटर की गहराई पर आपको देखने के लिए मिलती हैं, वो आपको विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला पर दिखाई दे रही हैं। यह कैसे संभव है? और यह भी एक प्रकार की असंबद्धता थी। क्यों? क्योंकि पहली बात कि क्या आपको शेर यहां पर देखने के लिए मिलने चाहिए थे, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान और सवाना घास के मैदान, या तो यही मिलने चाहिए थे या फिर यही मिलने चाहिए थे, है ना? दोनों स्थानों पर दिखाई दे रहे हैं, ऐसा होना चाहिए था क्या? नहीं, क्योंकि दोनों में बहुत अधिक दूरी है, तो इसीलिए ये एक प्रकार की असंबद्धता। दूसरी बात, थार मरुस्थल में समुद्री जीवों के जीवाश्म का मिलना है, मतलब कि यहां पर वो क्षेत्र है जहां वर्षा भी नहीं होती और वहां पर समुद्री जीवों के जीवाश्म आपको प्राप्त हो रहे हैं, दूसरी असंबद्धता। तीसरी, हिमालय पर पाई जाने वाली चट्टानें जो कि रूपांतरित होनी थी परंतु हैं ये पातालीय, अर्थात ऐसी चट्टानें हैं जो कि इन डेप्थ पार्ट में आपको अर्थ के दिखाई देती हैं। ये हिमालय पर कैसे आई? क्या कोई हीमैन आया और इसने उठाकर रख दिया? सुपरमैन, बैटमैन उस समय तो नहीं होते थे। ये हुआ कैसे? ये नहीं होना था और हमको दिखाई दे रहा है। दैट इज वाई इसको एक प्रकार की असंबद्धता, एक प्रकार की डिसकंटिन्यूटी के तौर पर हमने जाना। अब जरा समझना, ये तो हुई भारत के कंटेक्स्ट में, कुछ हम समझ लेते हैं विश्व के कंटेक्स्ट में भी। और जब हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रारंभ करते हैं तो यहां पर याद रखें कि पहला आता है समुद्री जीव, पहला आता है जिग्जॉफिट। अब ये जिग्जॉफिट क्या है? तो इस जिग्जॉफिट को आप ऐसे समझ लें बच्चे, जिग्जॉफिट इसको कहा जाता है तटीय रेखाओं में समानता। तटीय रेखाओं में समानता का मतलब, यदि मैं आपके सामने एक वर्ल्ड मैप कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करता हूं, अभी मैं वर्ल्ड मैप ड्रॉ करूंगा, आप देखते रहिएगा कि मैं इस वर्ल्ड मैप के बारे में अध्ययन करता हूं, तो आप एटलस उठाकर देखेंगे या फिर आप सामान्य भाषा में यहां पर भी देख लें। तो भाई यह है हमारा दक्षिण अमेरिका, यह है अफ्रीका वाला भाग,
ठीक है। जब आप इन दोनों को मिलाने का प्रयास करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये दोनों आपस में बिल्कुल एक दूसरे से संबद्ध हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहां पर आपको मेडागास्कर देखने के लिए मिलेगा, यहां पर मोजाम्बिक मिलता है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना चाहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया को यदि आप मेडागास्कर से सटाने का प्रयास करेंगे तो ये दोनों आपस में मर्ज होते हुए दिखाई देंगे। यदि आप इंडिया के इस वाले भाग को, यानी कि जो पश्चिमी घाट पर्वत वाला एरिया है, उसको आप अफ्रीका के किसी पार्ट से कनेक्ट करने का प्रयास करें तो आपको लगेगा कि आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। और बताता हूं, यहां पर आते हैं कैनेडियन शील्ड, है ना, यहां पर क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह जो कि कैनेडियन शील्ड के आसपास वाले एरिया में बसे हुए हैं, इन सभी को यदि आप आपस में कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। और इसी प्रकार से यदि आप संपूर्ण विश्व को, और बताता हूं, यहां पर है कैरेबियन आइलैंड यानी कि कैरेबियाई द्वीप। अब कैरेबियाई द्वीप और मैक्सिकोई खाड़ी एक पेज पर आपको देखने पर मालूम चलेगा कि कैरेबियाई आइलैंड इतने से और मैक्सिकोई खाड़ी इतनी बड़ी, परंतु याद रखना कि जब आप दोनों का क्षेत्रफल लेते हैं तो 19-20 का फर्क आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी प्रकार से विश्व में कई और ऐसे स्थान आपको दिखाई देते हैं जो कि ऐसा लगेगा आपको कि आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि एक ही लैंड एरिया के दो टुकड़े हैं ये। ठीक है, इनको कहा जाता है जिग्जॉ फिट, और सामान्य भाषा में इसको कहा जाता है कि भाई विश्व में आपको तटीय रेखाओं में समानता देखने के लिए मिलेगी। जितनी भी कोस्टल लाइंस हैं उनमें आपको कहीं ना कहीं समानता देखने के लिए मिलेगी। अब चाहे ये अफ्रीका की समानता दक्षिण अमेरिका के साथ हो, चाहे आप पाए अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका, साथ ही साथ अमेरिका की आप अफ्रीका के साथ ले लें, और अफ्रीका के कौन से भाग के साथ, तो यहां पर इंडिया आ जाता है। इंडिया के पूर्वी घाट पर, सॉरी पश्चिमी घाट की जो समानता है ये अफ्रीका के पूर्वी भाग से आप ले सकते हैं, तो आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया का भी ऐसा ही है कुछ, ठीक है, कि मेडागास्कर के पूर्वी भाग के साथ समानता ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग की दिखाई देती है। मेडागास्कर के पश्चिमी भाग की समानता मोजाम्बिक के पूर्वी भाग से दिखाई देती है। इनको कहा जाता है जिग्जॉ फिट। अब आप बताओ कि भाई आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये कोइंसिडेंस है, ये इत्तेफाक है, बट मैं आपको बता दूं इत्तेफाक 2 या 3 बार होते हैं, इत्तेफाक बार बार नहीं होते। यहां पर बार बार ये इत्तेफाक हो रहे हैं, और जो बार बार हो वो इत्तेफाक नहीं होता। यहां पर इसको कहा जाता है जिग्जॉ फिट। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, परंतु ये हो जरूर रहा है, और इसीलिए अल्फ्रेड वैगनर ने इसको एक असंबद्धता, एक डिसकंटिन्यूटी का नाम दिया है। गॉट इट। दूसरी जो बात आती है डायनासोर के जीवाश्म। देखिए भाई, जब आप एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते हैं तो एनवायरमेंट इकोलॉजी में आप अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी पर 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक है ठंडे रक्त के जीव और एक है हमारे गर्म रक्त के जीव। अब ये होते क्या है ठंडे रक्त और गर्म रक्त के जीव? आप ऐसे बात समझ लें कि पृथ्वी पर जैसे मानव है, मानव को कहा जाता है कि एक गर्म रक्त का जीव है, और इसीलिए शायद ये ठंड में भी सर्वाइव कर लेता है, गर्मी में भी सर्वाइव कर लेता है। परंतु जो ठंडे रक्त के जीव होते हैं, याद रखें कि ये अधिक ठंड में, यदि मान लो पृथ्वी पर हिमयोग आ गया तो हिमयोग आने की कंडीशन में ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए इनमें 2 प्रकार की क्रिया होती है, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। अब मैं डायनासोर पर रहता हूं। डायनासोर की हम बात करें तो असल में ये ठंडे रक्त के जीव हैं, और ठंडे रक्त के जीव होने का मतलब कि ये न्यून तापमान वाले क्षेत्र में नहीं रह सकती। और याद रखें कि ऐसे तमाम जीव जो भी ठंडे रक्त के जीव माने जाते हैं, यदि इनके आवास की बात की जाती है तो इनका आवास होता है उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र, यानी कि एक ऐसा एरिया जहां पर सौर्य तप की मात्रा पर्याप्त होती है। ठीक है। अब यदि मान लो पृथ्वी पर हिमयुग आया, यानी कि एक टाइम के लिए पृथ्वी से पूरा जो तापमान था, जो ग्रीन हाउस गैसें थी, उनका प्रभाव कम हो गया और धीरे धीरे बर्फ जमने लगी, तो इस कंडीशन में ये जो ठंडे रक्त के जीव हैं ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। शायद इसीलिए आप पृथ्वी के भूगर्भ के इतिहास में पढ़ेंगे, आगे मैं बता दूंगा इसके बारे में, यदि पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट करके इसको बताना। आप पाएंगे कि भाई डायनासोर ने इस पृथ्वी पर लगभग 45 मिलियन ईयर, यानी कि लगभग 5 करोड़ वर्ष तक इन्होंने राज किया, और ये लगभग 2 वर्षों में खत्म हुआ। इसका मेन कारण था कि पृथ्वी पर एक युग का प्रारंभ हो गया था जिसको हम हिमयुग का नाम देते हैं, हिमयुग और अंतरा हिमयुग। अभी अंतरा हिमयुग में हम जी रहे हैं, हिमयुग में इनकी समाप्ति हो गई थी। तो अब आप मुझे बताइए कि भाई इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डायनासोर के जीवाश्म है वो आपको कहां मिलने चाहिए? उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले एरिया में। परंतु जब आप अध्ययन करते हैं तो अध्ययन में मालूम चलता है कि ये जो डायनासोर के जीवाश्म है ये आपको उष्णकटिबंधीय एरिया में नहीं मिल रहे हैं। जो डायनासोर के सर्वप्रथम जीवाश्म मिले ये स्विट्जरलैंड के जूरा पर्वत के आसपास मिले। और स्विट्जरलैंड क्या है? ये असल में शीतोष्ण जलवायु वाला एरिया है। यहां पर मौजूद है एक माउंटेन जिसको नाम दिया जाता है जूरा पर्वत का, और इसी कारण से जो डायनासोर का युग था इसको नाम दिया जाता है जुरैसिक काल या फिर जुरैसिक एरा का।
कारण क्या है कि सबसे पहले आपको ये डायनासोर के जीवाश्म इस जूरा पर्वत के आसपास वाले एरिया में दिखाई दिए थे, नहीं तो डायनासोर के जीवाश्म मेरे घर के आसपास वाले एरिया में भी मिले हैं। क्या मेरे घर की जो इंपॉर्टेंस है वो वैश्विक स्तर पर वही है जो जूरा माउंटेन की है? आंसर इज नो। मेरे घर की इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा नहीं है जहां पर जीवाश्म मिले हैं, ठीक है। इसीलिए आपके घर के आसपास भी डायनासोर के जीवाश्म मिले होंगे या फिर ऐसे वृहदाकार जीवों के जीवाश्म मिले होंगे, परंतु पहली बार जहां पर मिले हैं उसकी इंपॉर्टेंस है, इसलिए इनके युग का नाम हमने रखा है जुरैसिक काल। आपने जुरैसिक पार्क मूवी भी देखी होगी, उस तर्क से भी आप समझ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि भाई ये शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु वाला एरिया है, ठीक है। कहां पर आता है? तो ये है हमारा यूरोप का मैप। यूरोप के मैप में देखेंगे तो यहां कहीं पर आपको दिखाई देगा स्विट्जरलैंड का जूरा माउंटेन, ठीक है। अब ये शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु वाला एरिया है, यहां पर आपको किसी प्रकार से डायनासोर के जीवाश्म नहीं मिलने थे, परंतु मिल रहे हैं। इसीलिए अल्फ्रेड वेगनर ने इसको एक असंबद्धता के तौर पर वर्णित किया। साथ ही साथ अभी खत्म नहीं हुआ है, याद रखो कि वर्ल्ड में और इंडिया में मैं आपको दो दो तीन तीन असंबद्धताएं बता रहा हूं। एक और बताता हूं, आपने नाम सुना होगा जीवाश्म ईंधन के बारे में। अब ये जो जीवाश्म ईंधन आज हम पेट्रोलियम, डीजल, कोयला बोलकर उपयोग करते हैं ना, याद रखें कि ये एक विशालकाय वनस्पति के जीवाश्म हैं, और ये जो विशालकाय वनस्पति है इसको नाम दिया जाता है ग्लोसोप्टेरस वनस्पति। असल में पृथ्वी की आयु है 4.3 बिलियन ईयर, और इस 4.3 बिलियन ईयर में पृथ्वी पर अनेकों घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें से एक ईयर आता है कार्बोनिफेरस युग। और इस कार्बोनिफेरस युग में आप याद रखें कि पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में भ्रंशन की क्रिया हुई थी, और इस कार्बोनिफेरस युग में हुई भ्रंशन की क्रिया में जो ग्लोसोप्टेरस वनस्पति थी ये जमींदोज हुई, अर्थात ये जमीन के भीतर गई, दब गई, और इसका जैविक अपघटन हुआ। और जैविक अपघटन दो प्रकार से होता है, यानी कि एक जैविक अपघटन जब खुले वातावरण में होता है और एक जैविक अपघटन जो कि बंद वातावरण में होता है। दोनों में अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जैविक अपघटन की बात करें तो यह होता क्या है, कुल मिलाकर पहले यह समझ लो आप कि आप एक केले का छिलका लेना, इस केले के छिलकों को आप खुले वातावरण में रख देना। खुले वातावरण में रखे जाने पर अब आप पाएंगे कि ये जो केले का छिलका है ये ब्लैक हो गया है, ये काला हो गया है। कारण क्या है कि इससे कार्बन मुक्त हो गया है। परंतु यदि मान लीजिए इसी केले के छिलके को आपने जमीन में दबा दिया, तो जमीन में दबाए जाने पर अब इससे कार्बन मुक्त नहीं होगा, इसमें कार्बन स्टोर होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा आवश्यक माना जाएगा। यानी कि दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक जैविक अपघटन खुले वातावरण में होता है। खुले वातावरण में होने से, खुले वातावरण ओपन एटमॉस्फेयर में होने से जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यह मुक्त होती है और यह पृथ्वी पर जाकर यानी कि खुले वातावरण में जाकर ग्रीन हाउस गैसों का परसेंटेज बढ़ाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जितना भी प्रकार का प्लास्टिक है या फिर जितने भी प्रकार का कूड़ा करकट है, इसको खुले वातावरण में नहीं फेंकना चाहिए। परंतु यदि मान लीजिए यह जैविक अपघटन बंद वातावरण में हो रहा है, तो इसके कारण CO2 स्टोर होती है ना, संचित होती है, और संचित होने के कारण इससे बनता है क्या, जीवाश्म ईंधन, जिसका हम आज वर्तमान में प्रयोग कर रहे हैं। और यदि हम बात करें तो पृथ्वी को 16 युगों में जिसमें बांटा गया है, उसमें आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविजियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस ये आता है ना। तो कार्बोनिफेरस वर्तमान से बहुत अधिक पुराना है, और इस समय जो भ्रंशन की क्रिया घटित हुई उसके परिणाम स्वरूप ये जो ग्लोसोप्टेरस वनस्पति थी ये जमींदोज हुई, और उसके जैविक अपघटन के द्वारा जो कार्बन स्टोर हुआ उससे बना ये जीवाश्म ईंधन। और इसके लिए परम आवश्यक होता है कि यह घटना जिस एरिया में हो रही है वहां का जो टेम्परेचर है ये थोड़ा हाई हो। यदि मान लीजिए तापमान अधिक नहीं है तो इस कंडीशन में जीवाश्म ईंधन नहीं बनेगा। अब जब आप वर्ल्ड का अध्ययन करते हैं तो वर्ल्ड में याद रखें कि ये जीवाश्म ईंधन आपको यहां पर भी दिखाई देता है इस एरिया में, ठीक है। मतलब कि दैट इज, इसको नाम दिया जाता है अलास्का वाला एरिया। ये अरेबियन पेनिनसुला में अर्थात अरब के प्रायद्वीप में तो दिखाई देता ही है। जब आप चाइना और भारत की बात करते हैं तो यहां पर भी आपको दिखाई देता है। ये प्राकृतिक तेल, यहां पर प्राकृतिक गैसें, यहां पर प्राकृतिक तेल, और यहां पर आपको कोयले के रूप में जीवाश्म ईंधन देखने के लिए मिलेगा। अब आप बताइए भाई साहब कि यदि आप अलास्का की बात करेंगे, चलो इस एरिया की यदि हम बात कर रहे हैं तो चलिए ठीक है, यहां पर तापमान मिलेगा भी, पर अलास्का में, कनाडा में, है ना, और इवन साइबेरिया वाले एरिया में, ये यहां पर ये तो टुंड्रा टैगा जलवायु वाला एरिया है, अति शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में यह शामिल किया जाता है। यहां पर यह जीवाश्म ईंधन कैसे मौजूद दिखाई देता है? क्या डायनासोर यहां पर गए होंगे? नहीं। हर जीव स्वयं के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। यदि मैं आग को आपके सामने लेकर आऊं तो आप अपना हाथ तुरंत हटा लेंगे। कारण क्या है कि आप सेंसिटिव हैं अपने शरीर के प्रति। इसी प्रकार से हर जीव
स्वयं के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिबल होता है, इसलिए डायनासोर तो यहां पर नहीं जाएंगे। मतलब कि जिस प्रकार से भारत गया था शेरों को लेने के लिए, उसी प्रकार से साइबेरिया और अलास्का आएगा इन डायनासोर को लेने के लिए। दैट इज कि भाई ये वाला जो एरिया है कभी ना कभी उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले एरिया में रहा होगा और फिर यहां से ये विस्थापित हुआ, और जब ये विस्थापित हुआ तो ये जो जीवाश्म थे इनको लेकर विस्थापित हुआ, और फिर धीरे 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 आप पाएंगे कि यहां पर इन जीवाश्म ईंधनों का अर्थात पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैसों का आपको निर्माण देखने के लिए मिला। कारण क्या है कि ये जो जीवाश्म थे ये जमीनदोज हुए थे, जमीन के अंदर जैविक अपघटन हुआ और जैविक अपघटन के द्वारा कार्बन का संचयन यहां पर हुआ, जिसके कारण आपको ये जीवाश्म ईंधनों का निर्माण देखने के लिए मिला। बात समझ में आई? अब जरा देखें, ऐसी और कई असंबद्धताएं अल्फ्रेड वेगनर ने दी, परंतु इतनी मोर देन सफिशिएंट है। अब इन असंबद्धताओं के आधार पर उन्होंने बताया कि भाई ये समझ लिया आपने, ये असंबद्धताएं हैं। अब मैं इनका आंसर बता रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों आपको देखने के लिए मिल रहा है। इन्होंने कहा कि पृथ्वी को हमने जिन 16 युगों में विभाजित कर रखा है, उन 16 युगों में एक युग आता है कार्बोनिफेरस युग। और यदि कार्बोनिफेरस युग की हम बात करें तो कार्बोनिफेरस युग के पहले तक आपको वर्तमान में ये जो महाद्वीप और महासागर दिखाई दे रहे हैं ये ऐसे नहीं थे। याद रखें कि इस पृथ्वी पर एक विशालकाय महासागरीय क्षेत्र विद्यमान था, और इस एक विशालकाय महासागरीय क्षेत्र को नाम दिया जाता था पेंजिया। कुछ इस प्रकार से इस क्षेत्र का आपको विस्तार देखने के लिए मिलता था, इसको नाम दिया जाता था पेंजिया। और ये आसपास के एरिया से एक विशालकाय महासागर से घिरा हुआ था, इसको नाम दिया जाता था पैंथालासा। इस पैंथालासा का अर्थ होता है जल ही जल, और ये जो पेंजिया है इसका अर्थ होता है सुपर कॉन्टिनेंट। तो ये है हमारा पेंजिया वाला भाग, और जो आसपास वाला एरिया आपको नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड, इसको नाम दिया जाता है पैंथालासा, जिसका अर्थ होता है जल ही जल। अब क्या हुआ, इन्होंने बताया कि समय के साथ हुआ ये कि पृथ्वी पर कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं। यानी कि हम जनरली ये समझ लेते हैं कि भाई जितना हम जानते हैं उतना ही सफिशिएंट है, परंतु याद रखें कि जितना पृथ्वी के बारे में हम जानते हैं वो अभी अपूर्ण है। कहने का तात्पर्य कि हम ये बोल रहे हैं कि भाई आज भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं, परंतु पृथ्वी पर ये सभी घटनाएं पहले से ही हो रही हैं, पहले से होती रही हैं, और ये सभी होती हैं किसी ना किसी कारण से। वो अभी मैं कारण नहीं बताता हूं, नहीं तो हम टॉपिक से भटक जाएंगे। यहां पर याद रखें कि इन्होंने कहा कि एक युग था जिसको नाम दिया जाता है कार्बोनिफेरस युग या फिर कार्बोनिफेरस काल। और कार्बोनिफेरस काल में ये जो पेंजिया था ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 2 भागों में विभक्त हो जाता है, जिसमें से एक भाग जो कि उत्तर की ओर था ये बनता है हमारा क्या, इसको नाम दिया जाता है अंगारा लैंड, या फिर इसी को कई स्थानों पर नाम दिया जाता है लॉरेशिया। दैट इज कॉल्ड अंगारा लैंड या फिर लॉरेशिया। वर्तमान में जितने भी महाद्वीप आपको कंपैरेटिवली उत्तर की ओर दिखाई दे रहे हैं ये अंगारा लैंड या लॉरेशिया के पार्ट हैं। मैंने लॉरेशिया नहीं लिखा है। और नीचे आपको दिखाई देता है गोंडवाना लैंड। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप में से कई हिंदी माध्यम के छात्र छात्राएं ऐसे होंगे जिन्होंने गोंडवाना लैंड वर्ड को पहले तो सुना होगा, परंतु आज उनको मालूम चलेगा कि भाई ये गोंडवाना लैंड वर्ड का असल मीनिंग क्या होता है। कारण क्या है, मैं आपको सही बताऊं कि जब मैं स्कूली शिक्षा पूर्ण कर रहा था अपनी, वहां पर मैंने सोशल साइंस में कई बार ये बात पढ़ी थी कि भारत अर्थात इंडिया गोंडवाना लैंड का भाग है। कभी भी ये डिस्कस ही नहीं हुआ कि भाई ये गोंडवाना लैंड है क्या। मैं आपको सही बताऊं तो उस समय मैं इसको रानी दुर्गावती से कंपेयर करता था कि हो सकता है रानी दुर्गावती की महानता के कारण इसको गोंडवाना लैंड का पार्ट माना जाता है, मैं ये समझता था। फिर बाद में जब मैंने यूपीएससी की तैयारी प्रारंभ की तो वहां पर मुझे मालूम चला कि असल में ये गोंडवाना लैंड है क्या। मैं शॉक हो गया उस समय। ऐसे कई स्टूडेंट यहां पर होंगे। मतलब कि आप ये बात याद रखें कि असल में यूपीएससी की जर्नी टफ नहीं है। हमको जो शिक्षक मिले हैं स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में वो हमको कितने अच्छे से डील करते हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आने वाले भविष्य में आप भी किसी ना किसी सर्विसेज में जाएंगे और वहां पर आपको अपना कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ेगा। आप अपने कर्तव्य का निर्वहन यदि अच्छे से करेंगे तो वो जिस छात्र को आप पढ़ा रहे हैं जो कि इस भारत का उज्जवल भविष्य बनाएगा उसके लिए ये परम आवश्यक हो जाता है। चलिए खैर प्रारंभ करते हैं। यदि मैं गोंडवाना लैंड की बात करूं तो इसमें कौन कौन से महाद्वीप हैं भाई, इसमें शामिल किया जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका के साथ साथ यहां पर आता है इंडिया अर्थात जिसको हम बोलते हैं भारत, इसमें आता था। साथ ही साथ आप पाएंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है ना, जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आज आपको अलग दिखाई देता है, उसको भी इसमें शामिल किया जाता था। मेडागास्कर
जो कि मोजाम्बिक से अलग होकर बना है, वो भी इसमें शामिल किया जाता था। और साथ ही साथ शामिल किया जाता था अंटार्कटिका वाला क्षेत्र, या फिर एक और सबसे महत्वपूर्ण, दैट इज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप वाला एरिया। अब ऐसा मत समझना कि भूमध्य रेखा से नीचे वाले जितने भी एरिया हैं उनको हम गोंडवाना लैंड में शामिल करेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में जो लैंड एरिया है ये बहुत ही ज्यादा कम है, और एक और जो है वो है अंटार्कटिका वाला सेक्शन, मतलब कि इसको आप शामिल कर सकते हैं। ये आते थे गोंडवाना लैंड में। यदि बात की जाए कि अंगारा लैंड में कौन कौन से आते थे भाई साहब, तो यहां पर अंगारा लैंड के बारे में याद रखिएगा कि आपको दिखाई दे रहा है यूरोप, यूरोप के साथ आपको दिखाई दे रहा है एशिया। तो यूरोप भी आता था, एशिया भी आता था, परंतु इन दोनों को मिलाकर हम कई बार यूरेशिया का नाम दे देते हैं। अब आप देखेंगे तो ग्रीनलैंड वाला एरिया यहीं पर आता था, है ना, ग्रीनलैंड। ये आते थे कहां पर, ये हमारे आते थे अंगारा लैंड में, और ये आते थे गोंडवाना लैंड में। अब क्या हुआ, और ये हुआ क्यों था, क्योंकि पृथ्वी पर एक समय पर भ्रंशन की क्रिया हुई। अब भ्रंशन की क्रिया के द्वारा ये दोनों ही पार्ट्स अलग हो गए, और अलग होने के कारण अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, अलग होने के कारण अब आप बताएंगे कि हमारी पृथ्वी वास्तविकता में जलखंड से घिरी हुई है या स्थलखंड से घिरी हुई है? एक सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। हमारी पृथ्वी स्थलखंड से घिरी हुई है या फिर जलखंड से घिरी हुई है? तो इसका सही आंसर है कि हमारी पृथ्वी स्थलखंड से घिरी हुई है, सॉरी जलखंड से घिरी हुई है। कारण क्या है कि जब आप दो एरिया को तोड़ेंगे, विभाजित करेंगे, तो मध्य में क्या आएगा, वाटर। और इसीलिए अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का जब फॉर्मेशन हुआ तो मध्य वाले एरिया में क्या भरा आया, जल। और इसके कारण यहां पर एक नए महासागर का निर्माण हुआ, एक नए सागर का निर्माण हुआ, इसको नाम दिया जाता है तैथिस सागर। और जब आप ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ते हैं तो आप ये भी पढ़ते हैं कि भाई इसी तैथिस सागर का जो बचा हुआ विस्तार है ये वास्तविकता में भूमध्य सागर है। यानी कि अब पूरी धरा पर आपको दो लैंड एरिया और दो वाटर बॉडीज दिखाई देने लगी। दो लैंड एरिया थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, है ना, ये स्थलखंड हो गए। और दो वाटर बॉडीज के तौर पर, यानी कि जलखंडों के तौर पर, एक पैंथालासा महासागर और एक आया हमारा तैथिस सागर वाला एरिया। ठीक है, यानी कि यहां से अभी तक हम इस सिचुएशन तक आए हैं। अब जरा देखें कि ये जो भ्रंशन की क्रिया घटित हुई थी, ये भ्रंशन की क्रिया पृथ्वी पर समय समय पर घटित होती रहती है। यानी कि समय समय पर आप पाएंगे कि भाई भूकंप आते हैं, सुनामी आती है, ज्वालामुखी आते हैं, है ना, ये तमाम प्रकार की एक्टिविटीज घटित होती रहती हैं। उसी प्रकार से ये जो कार्बोनिफेरस युग में भ्रंशन की क्रिया घटित हुई, ये समय समय पर घटित हुई, और समय समय पर घटित होने के कारण अब जिस प्रकार से ये पेंजिया का विभाजन अंगारा और गोंडवाना लैंड में हुआ था, उसी प्रकार से इस अंगारा और गोंडवाना लैंड का विभाजन अदर कॉन्टिनेंट्स में होता रहता है। कैसे, तो आप इसको समझ लें कि अब ये है हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी चूंकि अंडाकार है, इसीलिए मैंने यहां पर एक अंडाकार आकृति ही ली है। अब ये है हमारी पृथ्वी, और इसमें किस प्रकार से भ्रंशन की क्रिया होती है और किन किन कॉन्टिनेंट्स का निर्माण होता है, उसके लिए जरा आप ये वाला डायग्राम देखें। ये देखिए भाई, अब यहां पर समयानुसार होने वाली भ्रंशन की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है एक कॉन्टिनेंट, जिसको हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का नाम देते हैं। इसके अलावा आप पाएंगे कि ये हमारा मैक्सिको की खाड़ी, यहां पर आएंगे तो ये है हमारा अलास्का वाला, सॉरी कैनेडियन शील्ड वाला एरिया, यहां पर उसका निर्माण होता है। या फिर इसको मैं डायरेक्टली अभी बना देता हूं कि ये हमारा मैक्सिको वाला एरिया, और यहां पर आएंगे तो ये है हमारा कैनेडियन शील्ड वाला क्षेत्र। बात समझ में आई? आफ्टर दैट यहां पर आप पाएंगे कि ये है ग्रीनलैंड वाला सेक्शन, इसके बाजू में आपको दिखाई देता है आयरलैंड वाला एरिया, सॉरी आइसलैंड वाला एरिया, जिसकी राजधानी रेकजाविक वर्ल्ड की सबसे उत्तरतम राजधानियों में इसको काउंट किया जाता है। यहां पर आएंगे तो ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप वाला सेक्शन, यहां पर आता है लाल सागर। आफ्टर दैट ये है हमारा फारस की खाड़ी, ये है द ग्रेट इंडिया। यहां से चलते हुए यहां पर आएंगे तो यह है साउथ ईस्ट एशिया। जब आप साउथ ईस्ट एशिया से चलेंगे तो यहां पर अब आपको दिखाई देता है साउथ चाइना सी वाला पोर्शन, और पूरा फिर पृथ्वी गोल है तो आधा पार्ट उस साइड चला गया। ठीक, ऊपर की ओर आएंगे तो ये है यूरोप, यहाँ पर आएगा ग्रीस, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा पुर्तगाल, है ना, ये है पूरा नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड वाला एरिया। और आफ्टर दैट कई और छोटे छोटे एरिया आपको, यानी कि लैंड एरिया और दिखाई देंगे। ये आता है मेडागास्कर वाला सेक्शन, यहाँ पर हमको दिखाई देता है ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र कुछ इस प्रकार से, और नीचे हमको नजर आएगा अंटार्कटिका वाला एरिया। बात समझ में आई? तो ये सभी दिखाई देते हैं। अब जैसे जैसे ये सभी अलग होते जाएंगे तो वैसे वैसे बीच में कुछ सागर और कुछ महासागरों का निर्माण होते जाएगा। बात समझ गए ना आप? यानी कि मैं कहां पहुंचाना चाह रहा था आपको। और यहां पर कौन कौन से महाद्वीप हैं, शॉर्ट में लिख देता हूं। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दैट इज साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, यह है यूरोप महाद्वीप, यहां पर आता है एशिया महाद्वीप, यहां पर आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यह है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, यानी कि 4 और 3 7 ये महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं।
अब जो महासागर हैं वो भी आप देख लीजिए, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में मैंने आपको जो मैप बनाया था, फिर हमारी पृथ्वी इस यानी कि कब से आर्कियन युग से चलते चलते कार्बोनिफेरस युग में भ्रंशन हुआ, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड बने, और फिर वहां से भ्रंशन की क्रिया और ज्यादा तीव्र हुई और वर्तमान में हमारी जो पृथ्वी है हमें कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है कि भाई ये 7 महासागर और ये 7 महाद्वीप और 5 महासागर हमारी पृथ्वी पर विद्यमान है। बात समझ में आई? यानी कि अल्फ्रेड वेगनर का कहना था कि आज वर्तमान में पृथ्वी की जिस अवस्था को हम देख रहे हैं ये प्रारंभ से ऐसी नहीं थी, इसमें बहुत लंबा समय लगा है, और इस लंबे समय के पश्चात आज हमको पृथ्वी इन 7 महाद्वीप और 5 महासागरों के रूप में दिखाई दे रही है। अब मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, यानी कि अब यहां पर एक और बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई इसके प्रमाण क्या हैं, है ना, यानी कि पृथ्वी पर यह घटना घटित हुई है, इसके प्रमाण क्या है। तो आपसे ये पूरे सिनेरियो में प्रमाण पूछे जाते हैं कि बताइए प्रमाण यानी कि प्रूफ क्या है। तो याद करो, मैंने अभी आपको असंबद्धताएं बताई कि ये असंबद्धताएं हैं, इन असंबद्धताओं के आधार पर आप इनके प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना, यही असंबद्धता है। और आप बोलेंगे कि भाई बताइए प्राकृतिक आवास शेरों का कहां होना चाहिए था, कहां होना चाहिए था? अफ्रीका में मिल कहां रहे हैं? अफ्रीका के अलावा गिरवन राष्ट्रीय उद्यान वाले एरिया में, यानी कि ये एक प्रमाण है। ये 6 प्रमाण मैंने आपको दिए हैं, 3 इंडिया के कंटेक्स्ट में और 3 मैंने आपको बताए हैं वर्ल्ड यानी कि विश्व के कंटेक्स्ट में। दूसरी बात जो इसमें पूछी जाती है कि भाई इसके अपवाद क्या है या फिर इसकी कमी क्या है, तो याद रखना कि सबसे बड़ा सवाल आता है कि एक तो इन महाद्वीपों का विभाजन हुआ, ठीक है, परंतु महाद्वीपों के विभाजन के द्वारा ये किस डायरेक्शन में प्रवाहित हुए। तो डायरेक्शन के लिए याद रखो कि यहां यानी कि दिशा में प्रवाह के लिए जो सबसे पहले माना जाता है कि असल में इनका जो प्रवाह हुआ था, एक हुए ये उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित, उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित, और एक हुए ये उत्तर पश्चिम नहीं, एक हुए ये उत्तर की ओर प्रवाहित और एक हुए ये पश्चिम की ओर प्रवाहित। कहा कि ठीक है, इनके प्रवाह का मुख्य कारण क्या था? कहा कि देखिए उत्तर की ओर जो प्रवाह था यह हुआ था किसके कारण? यह हुआ था ध्रुवों की गुरुत्वशीलता बल के कारण, यानी कि ध्रुवों में जो गुरुत्वशीलता बल पाया जाता है उसके आधार पर ये उत्तर की ओर प्रवाहित हुए। और पश्चिम की ओर प्रवाहित क्यों हुए? क्योंकि यहां पर सूर्य और चंद्रमा के द्वारा जो ज्वारीय शक्ति बल लगाया जा रहा था उसके कारण ये पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए। कारण क्या है कि भाई पृथ्वी है, पृथ्वी पर 2 चीजें हैं, एक है स्थलखंड और एक है जलखंड। अब स्थलखंड और जलखंड दोनों को ही चंद्रमा अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, परंतु स्थलखंड में की स्थिति में परिवर्तन कर पाना असंभव है, इसलिए जलखंड इनकी ओर विस्थापित होते हैं और जो स्थलखंड है ये पीछे की ओर चले जाते हैं, तो स्थलखंडों का प्रवाह पश्चिम की ओर हो जाता है। परंतु यहां पर ये अपवाद इसलिए है क्योंकि याद रखें सूर्य और चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के द्वारा महाद्वीपों का प्रवाह पश्चिम की ओर जब ही हो सकता है जब सूर्य और चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति या फिर केवल चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति पृथ्वी के गुरुत्व बल से लगभग 1 करोड़ गुना अधिक हो, जो कि असंभव है। और इसीलिए ये दोनों ही प्रवाह के बारे में जानकारी नहीं दे पाए, यानी कि अब दिशा, पहली बात है कि प्रवाह का ज्ञान नहीं था कि प्रवाह हो किस बल के कारण रहा है, और दूसरी बात कि प्रवाह किस ओर हो रहा है अर्थात दिशा का ज्ञान भी नहीं था। तो ये 2 अपवाद हैं। साथ ही साथ एक और बात, यदि मान लीजिए हम ये बात बोल रहे हैं कि कार्बोनिफेरस युग के पहले तक ये सभी महाद्वीप एक संयुक्त अवस्था के रूप में विद्यमान थे, तो ये भी बताइए कि कार्बोनिफेरस युग तक ये किस बल के द्वारा जुड़े हुए थे? कौन सा वो बल था जो कि अंगारा और गोंडवाना लैंड को संयोजित किए हुए था और बना रहा था पेंजिया? कौन सा बल था? इस बात की जानकारी का भी अभाव है, यानी कि 3 अपवाद यहां पर मेन है। सबसे पहला अपवाद जो आता है कि भाई प्रवाह की जो दिशा है ये कौन सी थी, दूसरा कि प्रवाह हो किस बल के कारण रहा था, और तीसरा कि भाई यहां पर जो कार्बोनिफेरस युग के पहले तक हम बोल रहे हैं कि ये सभी महाद्वीप एक दूसरे में संयोजित अवस्था के रूप में विद्यमान थे, ये किस बल के कारण थे? ये 3 अपवाद। और चौथा अपवाद ये है कि जब आप इस पूरे सिद्धांत को देखते हैं और इस पूरे वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो आपको अलग अलग स्थानों पर कुछ कटक यानी कि समुद्री पहाड़ दिखाई देते हैं, जैसे मध्य अटलांटिक कटक, यहां पर आएगा कार्ल्सबर्ग कटक, कुछ इस प्रकार का है ये कार्ल्सबर्ग कटक, ठीक है। और आपको और भी कई एरिया में दिखाई देंगे। जैसे अब सबसे पहले जब ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बारे में बातचीत आती है तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का जो प्रवाह हुआ ये पश्चिम की ओर हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही निकल के आई कि यदि इनका पश्चिम की ओर प्रवाह हो रहा था तो भाई ये जो मध्य अटलांटिक कटक है, मिड अटलांटिक रिज है, ये कहां थी? ये थी भी या नहीं थी? और यदि थी तो क्या इसने महाद्वीपीय प्रवाह का विरोध नहीं किया? तो भाई अब सबसे पहले प्रवाह के साथ प्रवाह की दिशा, प्रवाह के लिए उत्तरदायी बल, बल के साथ इनके प्रवाह की दिशा,
दिशा के साथ कार्बोनिफेरस युग से ये संयोजित थे तो किस कारण से थे। और साथ ही साथ बच्चे याद रखो कि एक और चीज यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन सी, अभी मैंने बताया, मध्य अटलांटिक कटक ने क्या महाद्वीपीय प्रवाह का विरोध नहीं किया। यह था हमारा पूरा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। आई थिंक मैं ये गैस कर पाऊंगा कि भाई आपको ये पूरा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अच्छे से समझ में आया होगा और इसी के आधार पर आपसे प्रिलिमिनरी एग्जाम और साथ में मेंस के एग्जाम में भी क्वेश्चन किए जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही साथ यदि कोई ऐसा टॉपिक आपको लगता है जिस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप सजेशन के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें ताकि इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट आ सके। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट जर्नी। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।